So, Madhuri ji. Hi, Shubhaji. Hello, friends. Today we have a session with Miss Madhuri Vaishne. नॉर्मली मैं आज हम हिंदी में सेशन करने वाले हैं और नॉर्मली मैं पूरा पूरा सीवी नहीं पढ़ती हूँ और उसका जिस्ट निकाल के सबको बता देती हूँ कि अबाउट द अचीवमेंट्स एंड द होल स्टेटस ऑफ द पर्सन वी आर टॉकिंग टू। कोशिश पूरी करूँगी, बीच बीच में आदत होती है तो हम लोग इंग्लिश में बोल जाते हैं, पर आज हमने तय किया कि हम हिंदी में ही सेशन करेंगे। माधुरी जी का सीवी में पूरा पढ़ूंगी आप लोगों के लिए, और इसलिए नहीं पढ़ूंगी कि इनके बारे में आपको ये बताना है कि हम किन से बात करें, इन्होंने क्या अचीव कर रखा है, बट इसलिए कि आपको खुद अपलिफ्टेड फील हो ये जानकर कि आप ऐसे किसी व्यक्ति को भी जानते हैं और जब जब जरूरत पड़ेगी आपके पास एक सीधा कांटेक्ट है मदद के लिए। और कई बार पूरा सीवी बताना या बैकग्राउंड बताना इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है उस हर व्यक्ति को एम्पावर्ड फील कराने के लिए, स्ट्रॉन्ग फील कराने के लिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को डायरेक्टली जानते हैं। अज्यूम ये वाला सेशन और ये सारा जो इनका इन्फॉर्मेशन मैं माधुरी जी का देती हूँ, आप हमारे WWI के मेंबर हैं व्हाट्सएप ग्रुप में और आपके पास डायरेक्टली इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, तो यू हैव अ डायरेक्ट एक्सेस उस एक व्यक्ति का जिनके पास ये सब कुछ बैकग्राउंड है, जिन्होंने इतना कुछ करा हुआ है या जो आगे करना चाहती हैं, जो जुड़ी हुई हैं फील्ड से। सीवी इंग्लिश में है तो इतना तो इंग्लिश चलेगा और उसके बाद हम इंटरेक्शन हिंदी में करेंगे। तो माधुरी जी के बारे में ये है कि ये ग्रेजुएट हैं इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस HND यूनिवर्सिटी से। डिप्लोमा करा हुआ इन्होंने उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, डिप्लोमा इन लर्निंग डिसेबिलिटी। अब माधुरी जी आप ये क्वेश्चन मेरी तरफ से ले लीजिएगा कि जब आप अपने बारे में बताएंगे कि इतने सारे डिप्लोमा क्यों और इतनी वेरिंग फील्ड कैसे आपने सोची करने के लिए, बिकॉज ये बहुत सारी फील्ड्स कवर कर रही हैं। देन उसके बाद ये करंटली जो पोजीशंस होल्ड कर रही हैं वो हैं चेयरपर्सन भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल टीम मेंबर्स स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ये आई बिलीव दिल्ली गवर्नमेंट है, हेड हायर एजुकेशन एंड स्किल मैनेजमेंट लोन सेल, member Delhi Commission for Protection of Child Rights, secretary Rise Foundation, that's an NGO, member Dwarka Forum, that is again an NGO, founder member of Global Entrepreneur Meetup. Then as a committee and civic leader served as Vice President Ekta Apartment Sector 3 Dwarka 2009. In Dwarka Forum, a registered body with 2,500 members, served as Joint Secretary in 2009, and then she held other positions also there, as Treasurer in 2014, President 2016, and worked on major projects. And can you believe major projects में क्या क्या है? Door-to-door campaigning and awareness workshops for waste segregation and composting. Then sanitation and cleaning issues together with SDMC. As a secretary of Rice Foundation, she says we are continuously working as solid waste management with societies, and as a result this year 2021, Brahma Apartment of Dwarka got first rank in Swachh Abhiyan and Green Warrior awarded by URGA. इनका जो मेन एम है, that is empowering people to make them understand their rights and the correct way to address the problem through various workshops and seminars. As an education leader, Madhuri ji had been involved into educational enhancement program in 3 MCD schools in association with TYCIA Foundation. Currently, Madhuri ji is looking after around 150 Delhi government schools as hub manager, empowering school management committees to know their role and responsibilities and how they can play important role in progress of a school through parent participation. Ensuring 25% quota in admission for economically weaker section in the private schools with the help of DCPCR, and also through parent outreach program. As a social entrepreneur,
She has created a platform along with few friends, which is called the Global Entrepreneur Meetup. And the main objective of this platform is to promote small startups and encourage local entrepreneurs. All professionals from diversified background meet here and they try to help each other and to help people to have startups. She has corporate experience of 12 years in different companies like HFCL and Glenar, Mother Dairy Fruits and Vegetables at different capacity, and assistant GM and CTO. She also works to strengthen strong organizations, interpersonal skills and etc. And it goes on. मेरा पर्पस क्या था ये सारा डिटेल्स बताने का? मैं अमेज्ड हूँ एक्चुअली. मेरी तो कई बार माधुरी जी से बात हुई, जो मैंने मेंशन भी किया था, कि इतना वेरिंग एस्पेक्ट्स में आप अपने आप को ना केवल एजुकेट करें, उन फील्ड्स में काम करने की सोचें. और देन द आइडिया इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप. और वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है वो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी माधुरी जी एक्सप्लेन करने का. मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी अपने बारे में बताना कि आपका क्या लाइफ जर्नी रहा है, क्या रीजन है आपने इतने फील्ड्स में डिप्लोमा किया और आपने अपने आप को सोशल सर्विसेज में डाला. क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कि सोशल सर्विसेज करना बिल्कुल ईजी नहीं है और ये वो जोन नहीं है जहां आप हमेशा हैप्पी फील कर पाते हैं. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं जहां पर वो लोग तकलीफ से गुजर रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है कि हम वन बाय वन बहुत सारे फोन कॉल्स एक ही दिन में ऐसे लोगों के ही ले रहे हैं जो सब किसी ना किसी तकलीफ में हैं. और सॉल्यूशंस मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स के इजी नहीं, क्योंकि अगर इजी सॉल्यूशंस होते हैं तो लोग अपने आप ही निकाल लेते हैं. थर्ड पर्सन तक या एनजीओ तक बात ही तब आती है जब उस बंदे से सॉल्व नहीं हो रही होती है. तो आपके पास वो मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है जो आपको पुश करता रहता है इन फील्ड्स में काम करते रहने के लिए? आपने कभी नहीं सोचा इजी रूट्स हैं कि ठीक है मैं कुछ जॉब करती हूँ एंड आई विल जस्ट बी देयर? ये सब एक्सप्लेन करें और फिर उसके बाद में अपने कुछ सवाल आपसे रखूंगी. और मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितने भी हम लोग अटेंड कर रहे हैं इस वक्त सेशन, आप सब प्लीज फील फ्री, जैसे ही माधुरी जी फिनिश करेंगी आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट करें. माधुरी जी ऑल योर्स नाउ. मोस्ट वेलकम. आपकी आवाज अनम्यूट करिएगा प्लीज. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू शोभा जी, आपने मुझे आज ये प्लेटफॉर्म दिया अपनी लाइफ जर्नी बताने के लिए. सो इट वाज ऑल अबाउट एडवेंचरस जर्नी यू कैन से, एज जैसा मेरा प्रोफाइल दिख रहा है. और मैं बताना चाहूंगी शुरुआती दौर से, क्योंकि मैं ऋषिकेश एक बहुत छोटे से टाउन एरिया से बिलोंग करती हूँ और मेरे मम्मी पापा दोनों ही वर्किंग थे. तो हुआ ऐसे कि जब पढ़ाई होती थी और मेरी मम्मा वर्किंग थी तो बहुत सारी चीजों की हमें बचपन में ही आदत पड़ गई थी, जैसे अकेले घर में बंद करके जाना. हम लोग खुद ही सेल्फ सस्टेन मॉडल में बचपन से ही आ गए थे कि कैसे करना है, क्या करना है. और धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई, और क्योंकि मेरी नानी दिल्ली गवर्नमेंट के साथ उस जमाने में पॉलिटेक्निक में कार्यरत थी, तो मैं कुछ लोगों का प्रभाव मेरे जीवन में बहुत गहराई से पड़ा, जिसमें मेरी नानी, मेरी माताजी और मेरे चाचा जी. ये तीनों कैसे पड़ा मैं आपको बताती हूँ. मेरी नानी हमेशा जब भी स्कूल से निकलती थी एक स्लम में जरूर विजिट करने जाती थी. और मैं सोचती थी कि इनको क्या जरूरत है स्लम में जाने की, क्योंकि बहुत छोटी थी तो उस टाइम पे तो मैं समझ नहीं पाई. लेकिन मुझे पता है कि सरोजनी नगर से और अगर उन्हें लक्ष्मीबाई नगर तक आना है तो उनको 4 घंटे लगते थे, क्योंकि बीच में सारे लोगों की से मुलाकात करते हुए, उनके हालचाल पूछते हुए वो आती थी. मेरी मम्मी जो हैं वो क्योंकि एक वर्किंग लेडी थी, लेकिन उन्होंने हमेशा इस बात पे फोकस किया कि उनके सभी बच्चों को प्रोफेशनल एजुकेशन जरूर मिले, भले ही घर में कोई सपोर्ट करे या ना करे. तो हमेशा उन्होंने अपना बेस्ट दिया हम लोगों को और ये कहा कि बेटा पढ़ाई इसलिए करने की जरूरत है, इसलिए नहीं कि आप नौकरी करोगे भविष्य में, बट इसलिए कि जब कभी जरूरत पड़े तो आप अपने परिवार के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सके. और तीसरे मेरे चाचा जी हैं.
चाचा जी को हमेशा हम उनको बोलते हैं बिना डिग्री का इंजीनियर क्योंकि उन्होंने हमेशा घर के हर उस काम, चाहे वो प्लम्बिंग हो, इलेक्ट्रीशियन हो, गार्डनिंग हो, हर वो काम को वो खुद से करने की कोशिश करते थे और उसमें सफल भी होते थे। तो मैं क्योंकि बचपन से मेजर टाइम मेरा अपना नानी और चाचा जी के साथ निकला, तो हमेशा एक लर्निंग प्रोसेस मेरा कंटिन्यूएशन में रहा। मुझे ये सीखने को मिला कि कभी भी किसी भी चीज के लिए डिपेंडेंसी दूसरे पर होना एक लिमिट तक ही जायज है। अगर उसका समाधान नहीं मिल रहा तो उसके समाधान खुद से निकालने की कोशिश करो। तो ये तो थे कि ये 3 लोग जिन्होंने मेरी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट डाला। और जैसा कि उस टाइम पे मैं अगर बोलूं कि 1990 में जब मैंने अपना 12th पास किया, तो उस टाइम पे एक बड़ी लोगों की माइंडसेट ये होता था कि या तो बच्चा इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। एंड आई टेल यू ऑनेस्टली, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत बुरी थी, तो मैंने चूज किया मैं मैथ्स पढ़ लूंगी मम्मी, मेरे को ड्राइंग नहीं बनाना बायो में। तो एक्सीडेंटली मैं इंजीनियरिंग फील्ड में चली गई। वहां से मैंने जब डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, बहुत मेहनत करके पढ़ाई की। और जब मैं दिल्ली आई नौकरी के लिए, तो मुझे पता चला कि लाइफ इतनी इजी नहीं है कि आपके हाथ में डिग्री है और आपको आराम से नौकरी मिल जाती है। यू शुड बी, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। और क्योंकि मैं एक सरकारी स्कूल की यूपी बोर्ड की पढ़ी हुई लड़की थी, तो मेरे लिए थोड़ा सा टफ था, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता था। बट धीरे धीरे मैंने कंपनीज ज्वाइन की, और उस टाइम पे पेजर्स हुआ करते थे, मोबाइल टेक्नोलॉजी उस टाइम तक आई नहीं थी। तो जब जो लोग कुछ जमाने के हैं उनको पता होगा पेजर्स क्या होते हैं। तो पेजर्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हुआ करती थी ग्लैनियर इंक, इट वाज अ कैनेडियन मल्टीनेशनल कंपनी, जिसके साथ मैंने काम किया। और फिर उसके बाद आरपीजी, एचएफसीएल जैसी जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज होती थी, उनके साथ मैं एसोसिएट हुई। तो जब ये चल रहा था, ये सारा नौकरी चल रहा था और मैं भी अपने कमाने में बिजी थी, पैकेज के ऊपर फोकस कर रही थी, फॉरेन ट्रिप्स के बारे में सोचती थी। उसी दौरान मेरी एक मित्र ने कहा कि हमारी चर्चा चली सब्जेक्ट्स को लेके, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ना कितना मुश्किल काम होता है। तो माइंडसेट कैसा था उस टाइम पे? माइंडसेट ये था कि आर्ट्स वही बच्चे ज्यादातर पढ़ते हैं जो पढ़ने में वीक होते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे को बताओ कौन कौन से सब्जेक्ट है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये जितने भी सब्जेक्ट में मेरा ग्रेजुएशन है, ये सब मेरे मित्रों ने भरा था। मुझे पता भी नहीं था, वो फॉर्म भर कर आ गए थे और उन्होंने कहा अब तुम पढ़ के और पास करके दिखाओ। मैंने चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन धीरे धीरे जब मैं सोशियोलॉजी पढ़ने लगी और मुझे चीजें पता चलने लगी, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मतलब कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो हम लोग बीइंग अ साइंस स्टूडेंट उस चीज को उससे अनभिज्ञ रहते हैं। तो मैंने शौक शौक में वो पढ़ तो लिया और पास भी कर लिया। धीरे धीरे उसी दौरान मेरी शादी हो गई, और क्योंकि मैं दिल्ली में ही सेटल हो गई थी, तो नौकरी करते करते 12 साल निकल गए। और इस दौरान मेरे हस्बैंड और मैं जो हैं वो मस्कट शिफ्ट हो गए थे मिडिल ईस्ट में। तो 4-5 साल वहां रहे, और इस बीच में बहुत सारी और भी कंट्रीज मुझे घूमने का मौका लगा। और मैं हमेशा यही चीज एक विचार करती थी कि बाहर में जो सोशल सिक्योरिटी है, इतना साफ सफाई है, वो इंडिया में क्यों नहीं है? क्या चीज है जो हमें रोकती है वो काम करने के लिए, जबकि यही मैन पावर जब दूसरे देशों में जाती है तो बहुत बेहतरीन काम करती है। मुझे याद है 2007 में जब मैं वापस आई, एंड अगेन आई हैव जॉइंड मदर डेयरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लिमिटेड। 1 साल मैंने काम किया, लेकिन सडनली फिर अगेन जैसे होता है कि फैमिली लाइबिलिटीज थी, मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, तो किसी एक को नौकरी छोड़नी थी। एंड ऑब्वियसली डिसीजन मेरा ही था कि मैं नौकरी छोड़ूंगी और मैं बच्चे की टेक केयर करूंगी। लेकिन क्योंकि हमेशा नौकरी की थी, बैठने की आदत नहीं थी, तो सो आई स्टार्टेड टेकिंग ट्यूशंस। और ट्यूशन लेते लेते जब आपने मुझसे पूछा कि इतनी वैरायटी ऑफ डिप्लोमास मैंने क्यों लिए, ये उसी दौरान करे हैं मैंने। मुझे लगता था शायद मेरे को फिर से कोई बेहतर जॉब मिल जाए, तो मैंने कहा चलो ह्यूमन रिसोर्स पढ़ लेते हैं। फिर मैंने कहा अच्छा यार, मैं इंजीनियर भी हूँ, ग्रेजुएट भी हूँ, व्हाई नॉट टू ट्राई फॉर स्कूल्स। तो मैंने इग्नू से अर्ली चाइल्डहुड केयर का भी कर लिया। लेकिन अमेजिंगली मैं जैसे जैसे पढ़ती गई, मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होते गए कि अर्ली चाइल्डहुड केवल ऐसा नहीं है कि आपने एक बच्चे को कैसे पालना है, कैसे उसको अपब्रिंगिंग मोड में लेकर आना है, केवल ये उसी के बारे में बताता है, बल्कि इतने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उसके लिए राइट एनवायरनमेंट राइट टाइम पे होना कितना इंपॉर्टेंट है। और उसी दौरान मेरे पास एक बच्चा आया। मैं बहुत हमेशा से ही बड़ी कॉन्फिडेंट लेडी रही हूँ, तो मेरे पास जब बच्चा एक ट्यूशन के लिए आया और मेरी तमाम
मेहनत के बावजूद वो सिक्योर नहीं कर पा रहा था नंबर, और उसके पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान रहते थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चा क्यों सिक्योर नहीं कर पा रहा है नंबर, डिस्पाइट इसके कि मैं भी मेहनत कर रही हूँ, पेरेंट भी मेहनत कर रहा है, एंड बच्चा खुद से भी मेहनत कर रहा है। तो उसी दौरान मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि क्या तुमने ये वर्ड लर्निंग डिसेबिलिटी सुना है? मैंने कहा नहीं, मेरे लिए तो ये बिल्कुल नया वर्ड है। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं तुम इसकी पढ़ाई करती और समझने की कोशिश करती कि ये क्या चीज़ है, क्या इससे बच्चों को कुछ हेल्प हो पाएगी। और मैंने इसमें पढ़ाई करनी शुरू करी और रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से मैंने इसका एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया। और जैसे-जैसे मैं इस कोर्स को पढ़ती गई, मुझे समझ में आया कि 5 में से हर 3 बच्चे जो हैं वो आज की डेट में लर्निंग डिसेबल्ड हैं, और ये लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है ये विजिबल डिसेबिलिटी नहीं होती। जबकि हमारी फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट है और भी, लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए हमारे पास उस टाइम तक कोई भी ऐसा मेथड नहीं था। लेकिन जब मैंने इसकी टेक्निक्स उस बच्चे के साथ आजमानी शुरू करी, तो मुझे बहुत फायदा हुआ और साथ-साथ में उस बच्चे को बहुत फायदा हुआ। उस बच्चे ने मार्क्स सिक्योर करने शुरू कर दिए, उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया। तब मुझे समझ में आया कि ये चीज़ें जो हैं, ये फील्ड्स जो हैं अपने आप में कितनी इम्पोर्टेंट हैं। और मैं आपको सच्चाई बताऊँ, क्योंकि मेरी नानी और मेरी मौसी दोनों ही टीचर हुआ करती थी, तो मुझे थोड़ा-सा टीचिंग साइड से थोड़ा-सा डर लगता था कि बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है और बार-बार रिपिटेशन होता है चीज़ों का। फाइनली मुझे नहीं पता था कि मैं इनडायरेक्टली उसी लाइन की तरफ जा रही हूँ अनकॉन्शियसली। और उसी दौरान मेरी खुद की सोसाइटी में एक जनरल बॉडी मीटिंग हुई जिसमें मैं पहुंची, और मैंने देखा कि इन सारे तमाम आदमियों के बीच में अकेली मैं ही एक महिला हूँ जो बैठी भी हूँ और सुन रही हूँ उनके। तो मुझे ये लगा कि यहाँ पे वुमेन पार्टिसिपेशन क्यों नहीं है? तो उसके फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ा-सा रिसर्च करना शुरू किया, फिर मुझे पता चला कि अभी तक किसी महिला ने अप्लाई नहीं किया कभी भी इस तरह की पोज़ीशंस के लिए। ये मैं आपको बता रही हूँ 2009 की बात। तो समहाउ मैंने अप्रोच किया उन लोगों को, क्योंकि जो इलेक्शन में खड़े होने वाले थे, और मैंने कहा सर मैं भी आपके साथ समाज सेवा में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, तो क्या मुझे मौका मिलेगा? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं माधुरी जी, आप बिल्कुल, हम पहली बार हिस्ट्री में एक वुमेन को वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे बिठाएंगे, और इससे हमें वोट्स भी मिलेंगे। द कॉन्सेप्ट वाज कि हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे एज अ वुमेन पार्टिसिपेंट एंड वी विल गेट मोर एंड मोर वोट। तो क्योंकि मेरे लिए सब कुछ बहुत नया था, तो मैंने कहा कि मुझे सिर्फ उस वक्त यही फोकस था कि मुझे एक सिस्टम में अंदर जाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और मेरा पूरा फोकस रहेगा कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए क्या करूं। तो जीत गए, पूरी टीम जीत गई और मैं वाइस प्रेसिडेंट बन गई। उसके बाद मुझे बताया गया कि वाइस प्रेसिडेंट का एज सच कोई रोल नहीं होता, क्योंकि प्रेसिडेंट अभी है एक्टिव मोड पे, सो ओनली यू विल बी एक्टिव व्हेन प्रेसिडेंट इज नॉट देयर। तो मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन क्योंकि काम करने की लगन इतनी थी कि मैं सारा दिन भर अपनी सड़कें बनाने में बिजी, इश्यूज को एड्रेस करने में बिजी रहती थी। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि मेरे पास नॉलेज आती गई और महिलाएं मुझे अप्रोच करती गई। उस पूरे 13-14 लोगों के ग्रुप में अकेली महिला होने के कारण मेरे पास ये प्रिविलेज था कि मेड से लेके जो भी फीमेल रेजिडेंट थे वो सारे मेरे पास आते थे, मुझे अप्रोच करते थे और बोलते थे दीदी यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, इसका समाधान चाहिए। तो मेरे लिए बहुत ईज़ी होता था उन चीज़ों को टैकल करना। लेकिन 2 चीज़ें मुझे समझ में आई कि बीइंग अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, क्योंकि उस वक़्त उम्र भी बहुत कम थी और छोटी उम्र की महिलाओं से ऑर्डर लेना या सजेशन लेना ये हमारे माइंडसेट में होता नहीं है। तो बहुत सारे हमारे जो पुरुष साथी थे उनको दिक्कत होने लगी और उन्होंने ये कहा कि माधुरी तुम बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो रही हो। तो मैंने कहा सर मैं ओवर एक्टिव नहीं हो रही हूँ, मैं बस वही काम कर रही हूँ जो मेरे ख्याल से हम सबको मिलके करना चाहिए। केवल मेरे पास ये प्रिविलेज है कि मैं महिला हूँ, तो महिलाएं एटलीस्ट महिलाओं के पास जाना ज्यादा पसंद करती हैं। तो ऐसे-ऐसे जब काम करते जा रहे थे तो बहुत सारी लर्निंग हुई। एक छोटे से लेवल पे आप ये समझ लीजिए कि समाज सेवा की शुरुआत ही सोसाइटी से हुई और सोसाइटी के वो सारे लोग जिन्होंने मुझे कदम-कदम पे पकड़ के ये बताया कि यू आर गुड फॉर नथिंग, वो सब मेरे टीचर थे। कि जो-जो वो चैलेंज देते गए मैं वो सारे चैलेंज छोटे-बड़े एक्सेप्ट करती रही और मुझे लगा कि मेरा पेशेंस लेवल वहाँ से बढ़ना शुरू हो गया। इस बीच में मेरे कुछ जर्नलिस्ट फ्रेंड थे जिन्होंने
मुझे फाइंड आउट करा और मुझे बोला कि माधुरी, जब तुम आरडब्ल्यूए के लेवल पे इतना काम कर रही हो और तुम्हारी चर्चा बाहर तक जा रही है, ये उस दौर की बात है जब महिलाएं बहुत ज्यादा सोशल वर्क में हुआ नहीं करती थी, तो क्यों नहीं तुम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करती हो जहां से तुम्हें और ज्यादा बड़ा एक्सपोजर मिले। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि द्वारका फोरम एक ऐसी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो सिविक इश्यूज के ऊपर काम करती है, तो क्यों नहीं हम आप ऐसा करते हैं, आपको मिलवाते हैं और आप उन्हें ज्वाइन कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। अब क्योंकि मैंने वो द्वारका फोरम ज्वाइन किया, जो कि सिविक इश्यूज, आप देखिए कि द्वारका अगेन अ वेरी प्लान्ड सब सिटी है, यहाँ पर आपके पार्किंग से लेके दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, एमसीडी, डीडीए, बहुत सारी एजेंसियां लोकली बहुत काम करती हैं। और क्योंकि द्वारका जो है उस टाइम पे पूरा का पूरा डीडीए से कंट्रोल्ड होता था, तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज थे। अब जब मैंने ये 2009 में ज्वाइन किया, तो धीरे धीरे मैं चुपचाप बिल्कुल बिना बोले सब चीजें सीखती रही, लेकिन हाँ, थोड़ा बैक सीटेड रहती थी। उस टाइम पे जो दो मेजर इश्यूज हमारे सामने आए, वो थे गार्बेज मैनेजमेंट का, जिसके लिए मेरे ख्याल से हम लोगों ने 2012 से वर्कशॉप्स लेनी शुरू कर दी थी, डोर टू डोर कैंपेन करने शुरू कर दिए थे। लेकिन जिस वक्त मैं प्रेसिडेंट बनी, अलग अलग पोर्टफोलियो से होते हुए, देन आई रियलाइज माई रियल पोटेंशियल। क्योंकि क्या होता है कि लोग आपको सिखाने में इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि आप महिला हो और कंपटीशन की भावना हमेशा ये रहती है कि अगर बहुत ज्यादा सिखा दिया तो कल को ये हमारे से आगे निकल जाएगी। तो जब मैं 2016 में मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया, तो उस वक्त अगेन यही थॉट प्रोसेस था कि महिला है, कोई बात नहीं, इनको तो हम ड्राइव कर लेंगे, मतलब ये फ्रंट फेस होंगी और काम हमारा होगा। लेकिन आई टुक इट अगेन एज अ चैलेंज, और जैसे ही मैं प्रेसिडेंटशिप में आई तो मैंने एमसीडी के कमिश्नर से बात की और मैंने कहा कि मुझे आपसे मिलना है। तो कहने लगे कि ठीक है, आप कल आ जाएं अपनी टीम के साथ। तो उस वक्त जो एमसीडी कमिश्नर होते थे, पुनीत गोयल जी, उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी बात सुनी और मैंने कहा कि ये जो लोकल हमारी आपने डीसी दी हुई है, आप मुझे बताएं इनका क्या रोल है, क्यों हमने इनको डीसी बनाया हुआ है। सो ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि पहली बार कोई एनजीओ आई है और मालाएं और बुके के बगैर सीधा मुझसे क्वेश्चन कर रही हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये प्रश्न किया, तो डीसी साहिबा भी एक महिला थी, वो भी अपनी टीम के साथ बैठी थी। सो वो तुरंत डिफेंसिव मोड पर आ गई। तो मैं क्योंकि अपना होमवर्क पूरा करके ले गई थी, मैंने कहा आपने गार्बेज मैनेजमेंट में जो हर रोज करोड़ों का ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर आप जो कमाई कर रहे हैं, इसको आपको बंद करना होगा। क्योंकि ये अवेयरनेस जो चाहिए लोगों को, वो ना करके आप लोगों को उस मोड पे ला रहे हैं जहां पर आप रोज के करोड़ों रुपए उन ट्रकों के ऊपर वेस्ट कर रहे हैं, पोल्यूशन लेवल बढ़ा रहे हैं, रोड के ऊपर ओवरलोडिंग बढ़ा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने ये तमाम फिगर्स को सुना, उन्होंने अगले दिन ही उस डीसी का ट्रांसफर कर दिया। तो इन अ वे वो बहुत नाराज हुई कि ये कौन सी महिला आई, और इसके आते ही अगले दिन मेरा ट्रांसफर हो गया। बट उससे हमें ये फायदा हुआ कि जो नए डीसी आए, उनको समझ आ गया कि जितने भी दिन हम इस सीट में थोड़ा सा काम कर लेंगे मिलके, तो हमारी इज्जत बनी रहेगी। तो जो नेक्स्ट डीसी आए, उन्होंने बहुत बेहतरी से मिलकर काम किया और मुझे कहते थे कि आप बताइए आपको किस तरह से काम करना है। तो दो चीजों के ऊपर जो मेरा एक तरह से प्रोजेक्ट चला उस टाइम पे, इनफैक्ट तीन चीजों पे। एक तो उनको मैंने बोला कि डोर टू डोर कैंपेन में आप हमारी मदद कीजिए। हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे एंड यू वोंट बिलीव, 40 सोसाइटीज में कुछ बच्चों के साथ, अपनी टीम के साथ मैंने डोर टू डोर कैंपेन किया, लोगों को बताया कि वेस्ट सेग्रीगेशन कितना इम्पोर्टेंट है और इसको हमें घर के स्तर पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि गार्बेज कोई हमारे कूड़े वाले लेकर नहीं आते, वी आर दी जनरेटर्स। तो सोल्यूशन भी हमारी तरफ से ही निकलना चाहिए। एंड सेकेंडली, क्लीनिंग का शेड्यूल होना चाहिए। एमसीडी में बहुत सारे गोस्ट एम्प्लॉय हैं और मैंने कमिश्नर साहब को कहा कि जब मैं सुबह 10 बजे रोड पर खड़ी हूं, तो आप अपनी टीम के साथ मुझे वहां मिलने चाहिए, तब पता चलेगा कि आप कितने सीरियस हैं। एंड मुझे बहुत खुशी हुई कि पूरा 6 महीना कमिश्नर साहब हर दूसरे तीसरे दिन मेरे साथ सड़क पर खड़े होते थे। और द्वारका में ये हल्ला होने लग गया था न्यूज़पेपर के माध्यम से कि भैया द्वारका फोरम की प्रेसिडेंट ने जब से ये पोजीशन संभाली है, द्वारका साफ होने लग गई है, कि हर जगह पूरी की पूरी टीम दिखाई देती। तो उससे मेरा भी हौसला बढ़ा। तीसरा था गार्बेज के लिए डस्टबिन का होना। तो
डीसी साहब ने मुझसे कहा, संजीव जी, मैं उनका नाम जरूर मेंशन करना चाहूंगी क्योंकि वो एक बहुत प्रोग्रेसिव थॉट के व्यक्ति भी थे और साथ में आइडियाज को एक्सेप्ट करने वाले भी थे। मैंने कहा सर, मैं अपने बच्चे को लेकर निकल रही हूँ और मेरे बच्चे ने टॉफी खाई और रैपर वो नीचे फेंकने लगा तो मैं उससे कहूंगी नहीं बेटा, डस्टबिन में फेंकिए। लेकिन जब वो आसपास नजर घुमाएगा तो पूछेगा मम्मी डस्टबिन कहाँ है, तो मेरे पास क्या जवाब होना चाहिए? सो ही क्विकली गेट दैट आइडिया। मैंने कहा पहले लोगों को चीजें तो दीजिए, आदत तो डालिए, और फिर हम शिकायत करें कि भैया कूड़ा आप कूड़ेदान में डालें, बाहर नहीं डालें। और आज आप जितने भी द्वारका की तरफ कोई भी आए, जितने बस स्टैंड पे आप, शॉपिंग मॉल्स में जितने डस्टबिन देखेंगे, ये सब उसी इनिशिएटिव का रिजल्ट है कि आज सब जगह पे डस्टबिन लगे हुए हैं। तो ये जर्नी इस तरह से आगे जाके मुझे लगता था कि फिर मैं अटक जाती हूँ क्योंकि अ, ठीक है, डीसी साहब सड़क पर आ रहे हैं, टीम के साथ आ रहे हैं, काम भी हो रहा है, लेकिन जो एक डिजायर्ड रिजल्ट होना चाहिए पूरे 7-8 साल में, वो मुझे नहीं मिल पा रहा था। तो कई लोगों ने मुझे कहा कि माधुरी, जो तुम चाहती हो वो होना एक लेवल पे मुश्किल है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी काम करना चाहती है, इनको नेता रोक देते हैं। तो फिर वही मन में प्रश्न आया कि भाई नेता क्यों रोक देते हैं? नेता तो पब्लिक के बीच से निकला हुआ है, तो इनको क्यों काम करने में इतनी दिक्कत हो रही है? तो क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती थी मेरे अंदर। तो मैंने कहा क्या किया जाए, कैसे इन नेताओं को पकड़ा जाए? जो लोकल नेता थे उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया, लेटर दिया, एसडीएमसी के चेयरमैन हो गए, मेयर हो गए, सबसे मैंने बात की और सबसे मुझे एक सीधा साधा ही जवाब मिलता था, डेफिनेटली वी विल डू, वी विल लुक इनटू। तो मुझे समझ आ गया कि काम करने में तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो उन्हीं दिनों जब ये कर रही थी, मैं एक दिन ऑफिस से आ रही थी और मैंने देखा कि मेरे घर के कोने पे जो चौराया है, वहां पे बहुत सारी पब्लिक जमा है, तितर बितर रूप में। मैंने अपनी गाड़ी साइड में लगाई और मैंने महिलाओं से पूछा कि भाई आप क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुए? तो महिलाओं ने कहा कि दीदी, हम लोग जे क्लस्टर यानी झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं। हमारे घर में पिछले 10 दिन से पीने का पानी नहीं आ रहा और हम लोग 200 रुपया महीना में झाड़ू पोछा करते हैं। 200 रुपया में हम 25 रुपए की वो 20 लीटर वाली बॉटल को अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे लगा ये बिल्कुल जेन्युइन बात है और पानी जैसी चीजों के लिए, क्योंकि मैं खुद गंगा के किनारे रहने वाली हूँ, मैंने कभी अपनी जिंदगी में पानी की कमी नहीं देखी। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत वाकई जेन्युइन रीजन है कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर मैंने कहा तुम क्या करोगे? उन्होंने कहा हम चक्का जाम करेंगे और आज सारे नेताओं को और दिल्ली जल बोर्ड के डीडीए के अधिकारियों को यहीं बुलाएंगे। तो मैंने उनको कहा कि फिर ये तरीका सही नहीं है। जब तुमने चक्का जाम ही करना है तो 3 तरफ से करो और चेन बना के करो। और मैं खुद उनके साथ वहीं बैठ गई। तो कुछ लोगों ने मेरे पास मेरे परिधान को देखते हुए आए और बोले तुम शक्ल से तो पढ़ी लिखी लगती हो, इनके साथ यहाँ पर बैठी हुई हो, तुम्हें अकल नहीं है? कि मैडम इन लोगों, तो मैंने कहा मुझे अकल है, शायद मैं इसीलिए यहाँ बैठी हूँ क्योंकि तुम्हारे जैसे गाड़ी वाले लोग 25 रुपए की बोतल रोज मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं कर सकते। और पानी पे जितना अधिकार आपका है उतना ही अधिकार इनका भी है। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि सारे जो लोकल नेता थे, पार्षद, काउंसलर्स, एमएलए सब आ गए और उन्होंने मुझे साइड में ले जाके कहा, क्योंकि मैडम ये चक्का हटा लीजिए यहाँ से और हम इंश्योर करते हैं कि कल तक इनके घरों में पानी आ जाएगा। तो टीसीपी साहब ने भी रिक्वेस्ट की, तो मैंने कहा सर अगर आप लोग बिल्कुल जेंटलमैन प्रॉमिस कर रहे हैं तो मैं इनको एश्योर कर देती हूँ। लेकिन सरप्राइजिंगली उस दिन तो हट गया, लेकिन अगले दिन नेताजी ने मुझे साइड में ले जाके कहा, जो उस वक्त लोकल नेता होते हैं, एंड उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उन्होंने कहा कि मैडम आपको पानी चाहिए, मैं आपके घर रोज एक टैंकर लगा दूंगा, लेकिन ये नाली के कीड़े हैं और इनको उसी जगह रहने दिया जाए। और उस चीज ने मुझे इतना शैटर्ड कर दिया कि एक नेता जो इस जनता के वोट से नेता बनता है, इतनी पावर हासिल करता है, आज उसके लिए ये जनता क्या मायने रखती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं लीडरशिप में भी चेंज की जरूरत है। मैं बहुत सोचती रही कि कैसे कैसे उस सिस्टम को समझा जाए, कैसे वहां पर मिलकर लोगों के साथ काम किया जाए, थोड़ा सिस्टम में सुधार कैसे किया जाए। और उसी टाइम पे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का ये सारा दौर शुरू हो गया था और किसी ने फिर, मेरे मित्र ने कहा कि तुम इसको ज्वाइन क्यों नहीं करती? मैंने कहा मुझे क्या करना होगा, क्योंकि मुझे तो पॉलिटिक्स पता नहीं है और परिवार में दूर दूर तक ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी, क्योंकि सारे लोग सर्विस क्लास लोग हैं। उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, ये सर्वे फॉर्म है, ये ले जाके भरकर लेकर आओ।
देन आई रियलाइज कि मैं जिस सोसाइटी में, जिस एलिट क्लास में रहती हूँ, उसके पीछे इतना बड़ा स्लम है, जिनके घरों के आगे कूड़े के वो ढेर लगे रहते हैं और वो बेचारे उस गंदगी भरे जगह में रहने के लिए मजबूर हैं। और धीरे धीरे मैं शायद उस चीज से कनेक्ट होती गई कि आवाज उठाने की जरूरत हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। चाहे हमारी एजुकेशन ले लीजिए या हम ये कह लीजिए फाइनेंशियली वी आर साउंड, लेकिन आवाज और सिखाने की जरूरत इन लोगों को है। और धीरे धीरे जब इस मूवमेंट से जुड़ी, उसी वक्त आम आदमी पार्टी का उद्भव हुआ। और जब वो जीत कर सरकार में आई तो एक एड निकला कि अगर आप वॉलंटियर करना चाहते हैं तो डू जॉइन अस। तो उनके कुछ वो थे, कौन से फील्ड से आप जुड़ना चाहोगे, तो मैंने भी वो फॉर्म फिल किया और मैंने कहा कि मैं एजुकेशन की फील्ड से जुड़ना चाहूंगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे घर के आसपास इतने सारे सरकारी स्कूल हैं और सरकारी स्कूलों के साथ मेरा अटैचमेंट इसीलिए भी था क्योंकि मैं खुद सरकारी स्कूल से थी। जब सरकारी स्कूलों में गई और वहां पर जब काम करना शुरू किया तो वो स्टोरी सभी को पता है कि कितनी बुरी हालत थी। हम लोग सर्वे करते थे और रोड रिपोर्टिंग करते थे कि सर यहाँ पर कमरे टूटे हुए हैं, यहाँ पे लड़कियों के लिए टॉयलेट्स में पानी नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसके ऊपर काम करने की जरूरत थी। तो धीरे धीरे ये अपॉर्चुनिटी मिलती गई और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम करते रहे। और फिर एक टाइम आया जब स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज को और एम्पावर किया गया। वो सारी चीजें पॉलिसी मैटर की निकाली गई, पढ़ी गई और ये समझा गया कि पब्लिक पार्टिसिपेशंस को कैसे हम लोग बढ़ाकर जन भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। अभी तक मैंने केवल भागीदारी वर्ड कांग्रेस सरकार के समय पे सुना था, जब वो तो उसके लिए वी विल गिव यू फाइनेंशियल सपोर्ट। लेकिन इस भागीदारी का मतलब ये था कि जनता खुद से आए और खुद से ये बताए कि हम क्या चाहते हैं, यानी कि पेरेंट्स खुद से आए और वो ये बताएं कि हमें अपने बच्चों का स्कूल क्या चाहिए, हमें अपने बच्चों के स्कूल में क्या फैसिलिटी चाहिए। और इन दिनों एक बुक किसी ने मुझे पढ़ने के लिए दी, जो कि एक जापानीज बुक था, उसका हिंदी अनुवाद था तोतो चैन। ये एक उस बच्ची की के बारे में ये बुक है जो ये बताती है कि उसकी इमेजिनेशन में स्कूल क्या है और वो किस तरह का स्कूल चाहती है। जब मैंने वो किताब पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि ये किताब तो सारे शिक्षकों को पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप बच्चे के हिसाब से नहीं सोचेंगे कि बच्चा क्या सोचकर स्कूल में आता है, क्योंकि आप आते हो अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से और पढ़ा के घर चले जाते हो, तो मुझे लगता है ये बुक अगेन एक मेरे ख्याल से मेरा जो कहना चाहिए पूरा एक्सपीरियंस था उसको एक और टर्न ओवर देने के लिए वो बुक काफी थी। और फिर मुझे लगा कि नहीं, अब तो काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और 6 साल हो गए हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के साथ मुझे काम करते हुए और डिफरेंट एनजीओज के साथ काम करते हुए, जो कि हर एनजीओ क्या है, अलग अलग इश्यूज के ऊपर काम करती है। तो मैं हर उस एनजीओ के साथ काम करती हूँ जो जो मुझे लगता है कि मुझे अपील करता है कि हाँ, ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया को एड्रेस करती हैं और उसके साथ जुड़कर यदि मैं कुछ उसमें अपना छोटा सा योगदान दे पाऊँ। तो इस तरह से ये पूरी जर्नी स्टार्ट हुई। आज दिल्ली सरकार के साथ मिलकर 150 गवर्नमेंट स्कूल की जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, उनकी टीम्स को मैं एम्पावर कर रही हूँ ताकि वो समझे कि उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। इम्पोर्टेंट पार्ट उस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की ये है कि उसमें 12 अभिभावक वो होते हैं जिनके बच्चे उसी स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं, यानी कि जन भागीदारी सुनिश्चित करना। कल हम हो या ना हो, सरकार हो या ना हो, लेकिन उन पेरेंट्स को पता हो कि अपने बच्चों के अधिकारों के लिए हम कैसे आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि आज वो सीखेंगे तभी कल वो अपने बच्चों को सिखा पाएंगे कि गलत के लिए आवाज उठाना भी उतना ही जरूरी है जितना सच के लिए। तो ये थोड़ी सी मेरी एक जर्नी रही। और इसी बीच में जब लोगों से मैं मिलती गई, मैं मेरा पेशेंस तो बढ़ता ही गया। चीजों को डील करने के तरीके भी मैं सीखती गई कि किसी भी प्रॉब्लम का समाधान जो है वो एक सिस्टमैटिक और तरीके से किया जाए तो समाधान जल्दी निकलते हैं। लेकिन इस दौरान मुझे समझ में ये भी आया कि सही लोगों को अगर हम एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए तो उनकी भी मदद की जा सकती है। उस नेटवर्किंग से उनकी भी मदद होती है, आपकी भी मदद होती है। और वोकल फॉर लोकल का जो नारा है वो किस तरह से हम लोग इसको एक कहना चाहिए गोल बना सकते हैं। तो मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि क्यों नहीं हम एक मीटअप की तरह इसको वो करें। तो समझ में आया कि मीटअप तो करेंगे, लेकिन करेंगे क्या?
तो उन्होंने कहा कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इसमें माधुरी तुम्हारा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है, और उस फ्रेंड सर्कल में हर एक्सपर्टीज बंदा जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो क्यों नहीं हम उसको एक प्लेटफॉर्म का रूप दे दें और महीने 2 महीने में एक बार मिले, जिसमें अगर वो सर्विस दे रहा है तो सर्विसेज को हम प्रमोट करें, प्रोडक्ट बना रहा है तो प्रोडक्ट को प्रमोट करें, और इस तरह से उन सारी महिलाओं, इवन हमने ये केवल महिलाओं के लिए नहीं रखा, इसमें हमारे पुरुष साथी भी इक्वली इनवाइटेड रहते हैं। और इसका फायदा ये हुआ कि जब यंग जनरेशन, जैसे एक मेरी मित्र हैं, वो जब नई नई आई तो उसने, वो थी कंपनी सेक्रेटरी, तो शी वॉज इनटू बिट ऑफ लॉ एंड एनजीओ रजिस्ट्रेशन और उस तरह के इनकम टैक्स, वो सब वो देखती थी। तो वो एक बार मुझे बोलती है कि मैम कैसे मैं अपना काम बढ़ाऊं, बिकॉज आई एम द ओनली मेंबर जो मैं अर्न करती हूँ अपनी फैमिली के लिए। तो मैंने कहा क्यों नहीं तुम एक बार जेम के पोस्ट पे आती हो, मीटिंग में आती हो, जहाँ पे मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कर पाऊँ। लेकिन हाँ, इस बात की श्योरिटी आपको देनी पड़ेगी कि आप काम को बहुत ईमानदारी से टाइम बाउंड मैनर में करके देंगे, क्योंकि लॉयर्स और बहुत सारे जो उस तरह के सर्विस क्लास हैं वो बहुत हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन तुम कैसे इंश्योर करोगी। तो उसने कहा नहीं मैम, ये मैं इस बात की गारंटी देती हूँ। तो उसको जब हमने इनवाइट किया, मेरे 15-20 फ्रेंड सर्कल थे, उनसे हमने उसको इंट्रोडक्शन कराया, और आज मुझे बताते हुए अच्छा भी लगता है, प्राउड भी फील होता है कि उनको बहुत बहुत ज्यादा रिस्पांस मिला, और काफी लोगों की के उन्होंने एनजीओस रजिस्टर कराए, इनकम टैक्स फाइलिंग करा, तो अब डिसेंट एक उनकी अर्निंग हो गई है। सो शी ऑलवेज सेड कि आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया। और ये प्लेटफॉर्म केवल ऐसा नहीं है कि एक टेक्निकल या इनकम टैक्स के लिए है, इवन हमारे पास वो महिलाएं हैं जिन्होंने घर में कुकीज बनाकर लोगों को सर्व किया, साउथ इंडियन फूड बनाकर सर्व किया, इवन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल मीडिया में वो किया। और इस बहाने क्या हुआ कि हम सारी महिलाएं द्वारका की जो अलग अलग सेक्टर से थी और आसपास के इलाकों से थी, वो हम लोग कनेक्ट हुए। जब भी हम कनेक्ट होते थे तो हम एक दूसरे को ये बताते थे कहाँ कहाँ पे हम आपकी मदद कर सकते हैं। मुझे याद है कि एक महिला ने, मैं नाम नहीं बताऊंगी उनका, एक दिन उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि मैम मैं आपसे जेम पोर्टल पे मिली थी, और इस वक्त मेरे परिवार की स्थिति इतनी खराब है कि मैं रहती तो सोसाइटी में हूँ, लेकिन मैं खाने की लाइन में खड़ी भी नहीं हो सकती, मेरी ये हालत है, मेरे 2 बच्चे हैं। और हमने तुरंत तुरंत अपने फ्रेंड सर्कल में आपस में फोन पे बात की कि कैसे उस महिला की मदद करें, और उसको तुरंत थोड़ी फाइनेंशियल और थोड़ी राशन की मदद की, और हमने कहा तुम अपना काम धीरे धीरे स्टार्ट करो। और कुछ दिनों बाद उसका मैसेज आया कि मैम अब मैंने फिर से घर से टिफिन बनाकर लोगों को सप्लाई करना शुरू कर दिया है, और अब मुझे फाइनेंस की जरूरत नहीं है, नाउ आई एम स्टेबल, मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं। तो धीरे धीरे वो आइडियाज आते गए और मैं आगे बढ़ती चली गई। तो ये एक छोटा सा था शोभा जी, जो मेरे लाइफ की जर्नी रही यहाँ पर। तो ये कमाल की जर्नी है जो आपने बताई है, एंड दैट शोज कि अगर हम इच्छा रखते हैं तो ग्रोथ तो नहीं रुकती है। बट तय बात है कि फिर आप औरों से अलग हो, कि आपने हर बार आपको कुछ क्वेस्ट रही आपके अंदर, और आपने उस क्वेस्ट के चलते प्रोग्रेस करते रहे, और आप डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज एक्वायर करते रहे, उस नॉलेज को यूज भी करते रहे। बहुत ये भी फर्क होता है कि कई बार हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। मेरी कुछ क्वेरीज हैं। एक तो ये साबित करता है, इनफैक्ट जो आपको सुन रहे होंगे, कि आप जब नॉलेज एक्वायर करते हो तो इट ओनली, आपको केवल ग्रोथ नहीं मिलती है, आप लोगों की हेल्प करने लायक बन जाते हैं। तो ये एम्पावरमेंट डबल इंजन वाला हो जाता है, कि एक तो आप खुद को भी हेल्प कर पा रहे हैं और साथ में किसी और की भी कर पाएंगे। तो आप सोसाइटी के लिए भी यूजफुल बनते जाते हैं, और खुद के लिए तो प्रोग्रेस हो ही रही है। आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी 100% होगा कि आप लोगों की मदद कर पा रहे हैं। मुझे तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट समझाइए कि ये है क्या, मतलब अगर लेमैनशिप में कोई, लेमैन लैंग्वेज में कोई समझना चाहे, व्हाट इज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप? देखिए, इसको 2 भागों में बांट लेते हैं, एक सोशल और एक एंटरप्रेन्योर।
राइट। सोशली जो व्यक्ति एक्टिव हो, जो भी समाज के लिए कुछ करना चाहता हो, क्योंकि ब्रॉड वे में मैं बता रही हूँ, तो वो सोशल ही है, क्योंकि सोशल हम सभी हैं, क्योंकि हम एक समाज के पार्ट है। एंटरप्रेन्योरशिप वी ऑलवेज कनेक्ट विद द बिजनेस, इस तरह से हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट ओनली अबाउट बिजनेस और अ सक्सेसफुल बिजनेस, इट इज अबाउट द रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो आप अपने बिजनेस या कोई भी एक्टिविटी में कितनी बार रिस्क लेना चाहते हो और रिस्क लेके लर्निंग करना चाहते हो लोगों के साथ मिलकर, दैट इज कॉल्ड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सो मेरा ये इसलिए फेवरेट फील्ड है क्योंकि मैं ऑलमोस्ट हर फील्ड से जुड़े हुए लोगों के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट में रहती हूँ। क्योंकि चाहे बिजनेस क्लास हो, चाहे आपका सर्विस क्लास हो, एजुकेशन हो, लॉ हो, डॉक्टर्स हो, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मेरे मित्र लोग हैं किसी ना किसी वजह से, जो हम लोग सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब इन सब लोगों को प्लेटफॉर्म पे कैसे लाया जाए? अगर एक डॉक्टर है तो वो डॉक्टर को पता है कि मैं अपनी फील्ड में तो बेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन जब उसको बच्चे का अगर कहीं एडमिशन कराना है तो वो ब्लैंक हो जाता है, वो फिर आम पेरेंट की तरह बिहेव करने लगता है। तो वहां पे हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, उन्हें राइट गाइडेंस कैसे दे सकते हैं? सो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट जो मेरे दिमाग में आया और जो मेरी सहेलियों ने इसको करा, उन्होंने यही कॉन्सेप्ट के तहत ये कहा कि कैसे हम सारे के सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आके, जिसको जिस फील्ड की मदद की जरूरत है, उसको उस फील्ड में मदद दें, और नहीं भी दे सकते तो क्या हम उन्हें राइट लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? दो चीजें होती है कि एक तो मैंने वॉलेंट्री किसी की मदद करी, और दूसरा क्या होता है कि जिसमें फाइनेंस फीस इन्वॉल्व होती है। अब एक अगर टीचर जो कि रिटायर्ड हैं, उनको एक एनजीओ को रजिस्टर कराना है, सो शी हैज टू अप्रोच समबडी। अब क्या होता है कि क्योंकि वो टीचिंग ऑक्यूपेशन से जुड़ी हुई हैं, शी मस्ट नॉट बी नोइंग कि भैया क्या चार्जेस होते हैं, पेपर वर्क कितना होता है, कितने दिन में एनजीओ रजिस्टर हो जाती है। और यदि हमारे पास एक दूसरा व्यक्ति है जो यही काम पे है, और वो ये कहता है कि मैं बड़ा ईमानदारी से ऑनेस्टली अपने काम को करना चाहती हूँ, तो हम उन दोनों को कनेक्ट करा देते हैं। बस इस बात की एक श्योरिटी जरूर ले लेते हैं कि भैया आप लोग एक एमिकेबल एनवायरनमेंट में जितना बेस्ट पॉसिबल में आप इनको रेट कोट कर सके, फीस ले सके, उसमें कीजिए, ताकि इनकी जेब पर भी बर्डन ना पड़े और आपका भी काम चल जाए। तो इस तरह से हम लोग पूरा इस सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के मीटअप को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे एक फैक्ट्री के मालिक हैं जो एलईडी का प्रोडक्शन में है। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि एलईडीज जो होती हैं वो डिफरेंट शेप साइज में भी अवेलेबल हो सकती हैं। तो जब मैं अपना एक छोटा सा ऑफिस डिजाइन कर रही थी, तो मेरे को लाइट्स की जरूरत थी। तो उन्होंने कहा कि माधुरी जी, एक बार मैं विजिट कर लूं आपका ऑफिस? मैंने कहा हाँ, कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये वाली लाइट जो है ये तो मैं कस्टमाइज साइज में आपके लिए बना दूंगा। तो मैंने कहा भाई, मकान मालिक जो है वो भी नाराज नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने मेरे लिए वो कस्टमाइज साइज की बना दी। और मुझे फिर हम लोगों ने उनका एक प्रोफाइल जनरेट किया, जो हमने अपने ग्रुपों में किया कि भाई यदि किसी को आपका हम लोग में से कोई भी यूज कर सकते हैं ना इस चैनल को? या डेफिनेटली डेफिनेटली। अभी जैसे तो क्या था कि हमने जी ये जो जैम है आपने जो बताया था, ये जैम की ही बात कर रहे हैं हम लोग? आपका जो जी चैनल है, व्हाट इज दैट चैनल जो हम सब यूज जी कर सकते जी, ये जेम की ही बात कर रहे हैं। हैं? दूसरा ये कि अभी फिलहाल आप, जैसे जो लोग आपको सुन रहे हैं या हमारे WWI के ग्रुप में भी हैं, उनको मैं क्या जी समझाऊं कि आप अभी किन चीजों में जुड़े हुए हैं, जहां से किसी को कोई नीडी है या मेरे एक्सेस में कोई आता है, तो मैं किन एस्पेक्ट्स में आपकी मदद इमीडिएटली इन दिनों ले सकती हूँ, जहां पर मुझे लगता है अच्छा इन कामों के लिए तो मैं माधुरी जी को डायरेक्टली कॉल कर लूं, या मैं किसी को बता दूं अच्छा ये जरूरत है जी या इस फील्ड से रिलेटेड, तो आप माधुरी जी को इमीडिएटली करें। यहाँ हम विमेन इश्यूज से बात कर रहे हैं कि अगर विमेन इन नीड और इन नेसेसिटी देन। जी। देखिए, अगर हम वुमेन की बात कर रहे हैं तो जैसे क्योंकि दिल्ली सरकार के साथ हम एसोसिएटेड हैं, बहुत सारे डीसीडब्ल्यू के साथ
दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन है, वहाँ पर भी जानकार हमारे मित्र हैं जो इमीडिएट हेल्प पहुँचा सकते हैं। बट मेरा जो मेन पोर्टफोलियो है वो एजुकेशन के क्षेत्र में है। तो एजुकेशन का मतलब केवल यही नहीं है कि केवल बच्चों की एडमिशन, उसके साथ-साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जो बच्चों के अधिकारों से संबंधित होता है। तो बाल अधिकार आयोग के मेंबर होने के नाते यदि 14 साल तक के बच्चे हैं, लड़के हों, लड़कियाँ हों, किसी को कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो घर पे, समाज में, चलती हुई सड़क में, रिलेटेड कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है, सरकारी स्कूलों में वो लोग अप्रोच कर सकते हैं। सरकारी स्कूलों के साथ-साथ जो प्राइवेट स्कूलों में 25% हम लोगों ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व होता है, वहाँ पर यदि स्कूल सपोर्ट नहीं कर रहा है, वहाँ पर अप्रोच किया जा सकता है। करेंटली मैं भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस की चेयरपर्सन हूँ, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है। अगर कॉलेज से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 12वीं तक की तो बच्चों की पढ़ाई के अलावा उन्होंने फ्री ट्रेनिंग, कोचिंग का भी एक प्रावधान है, जिसको हम बोलते हैं जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की। वो प्रतिभाशाली बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन टैलेंटेड हैं, उनकी हम मदद करते हैं, उनको फ्री कोचिंग दिलवा के। और कोचिंग के बाद यदि बच्चा सेलेक्ट हो जाता है या किसी ने डायरेक्टली नीट आईआईटी का या कोई भी यूपीएससी का पेपर क्लियर किया हो और उसको फीस में दिक्कत आ रही हो, तो हम जो एजुकेशन लोन है, जिसको हम हायर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट स्कीम कहते हैं, उसके तहत उनको 10 लाख तक का बिना गारंटी के लोन जो है वो दिलवाकर मदद कर सकते हैं। क्योंकि इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें जो गारंटर है वो दिल्ली गवर्नमेंट खुद है। इसमें किसी के भी पेरेंट को, हाँ, इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हालांकि ये विद्या लक्ष्मी पोर्टल भी एक चलता है, लेकिन जो स्टेट की जो पॉलिसी है, इसके 2 जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो ये हैं कि एक तो इसमें पेरेंट्स को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उनसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, उनको कहीं अपना कोई जेवर, जमीन के पेपर गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। 10 लाख तक का जो लोन है वो मिलता है, और उसका जो ईएमआई है वो तब स्टार्ट होता है जब बच्चे का पूरा कोर्स का ड्यूरेशन खत्म हो जाए, प्लस 1 ईयर इसलिए दे रहे हैं कि उस 1 साल में बच्चा नौकरी ढूंढे। अगर बाई चांस, क्योंकि जैसे हमारे देश में इस वक्त रोजगार की स्थिति है, हम ये भी मान के चलते हैं कि बच्चे का 1 साल में रोजगार नहीं लगता, तो वो कहाँ से अपना कर्जा चुकाएगा। तो दिल्ली सरकार कहती है कि उसको बिल्कुल टेंशन या उसके पेरेंट्स को टेंशन करने की जरूरत नहीं है। वो कर्जा जो भी होगा, जो लोन अमाउंट है, वो दिल्ली गवर्नमेंट चुकाएगी। और दिल्ली गवर्नमेंट ने इसके लिए 30 करोड़ का कॉर्पस ऑलरेडी रखा हुआ है बैंकों के पास, कि आप आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को लोन भी देंगे और उनको परेशान भी नहीं करेंगे। तो यानी कि बच्चे की नर्सरी कक्षा से लेकर और उसके सेटल होने तक की पूरी जिम्मेदारी जो है वो इस तरह की प्लानिंग के तहत, इन पॉलिसीज के तहत दिल्ली गवर्नमेंट ने करी है। तो क्योंकि मैं जो इनका लोन सेल है, हायर एजुकेशन लोन सेल है, इसमें हमारी पूरी 5-6 लोगों की टीम है। इस सेल की मैं हेड हूँ। तो जहां का भी पूरे दिल्ली में कहीं पर भी अगर किसी बच्चे को चाहिए हो, लोन चाहिए हो या उसमें गाइडेंस चाहिए हो कि किन परिस्थितियों में वो लोन अवेल कर सकता है, तो वो मुझे संपर्क कर सकता है। तो बस ये एक मोटा मोटा है। और बाकी फोरम्स के थ्रू कहीं पर भी अगर किसी को किसी और लेवल पर भी मदद चाहिए तो एनी टाइम जो है वो संपर्क कर सकते हैं। मैं सीधा सीधा मदद नहीं भी कर पाऊंगी, बट आई कैन कनेक्ट। नहीं, मुझे पता है, मैंने आपके साथ 1-2 मैटर्स में काम किया, तो मुझे पता है कि आप आउट ऑफ द वे जाते हो, आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालते हो। आप बीमार थे तो भी आप पहुंचे वहां पर, एक हम जब किसी एक मैटर को हैंडल कर रहे थे, तो वो मैं समझ जी जी सकती हूँ जी। कि आप अपनी तरफ से, और अभी आपको सुन के भी सुनने वाले समझ जाएंगे कि आप कोई स्टोन अनटर्न तो रहने नहीं दोगे। ये जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं, मेरी आज ही किसी से बात हो रही थी, एंड यू नो दैट लेडी सफर्ड 16 साल की मैरिज है और बहुत परेशान है अपनी इस मैरिज में। और एक ऐसा मौका मौका आ सकता है उस मैरिज में कि आपको लगता है मैं अब इस क्षण के बाद नहीं रह सकती इस घर में। और अगर 16 साल के बाद की मैरिज के बाद कोई ऐसा बोल रहा है, तो तय बात है कि वो हेस्ट कॉल तो नहीं होगा। तो उस वक्त क्या किया जाए, ये बात हम लोग पहले भी 1-2 और सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं कि जबकि अभी लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को रिपीट किया था, अपने एक जजमेंट में बोला भी
बट क्या एवेन्यूज हैं और आपको क्या लगता है कि आपके थ्रू भी हम कुछ ले सकते हैं? अज्यूम कर लीजिए मेरे को आज वाले मसले में ही और हमको इमीडिएटली किसी को जिस मोमेंट पे हमारे पास या आपके पास कॉल आता है और हमको शेल्टर प्रोवाइड करना है, भाई हम्म, मान लीजिए घर में मॉलेस्टेशन की पॉसिबिलिटी है, मैं अभी जो जी। केस रेफर कर रही हूँ वो इसी तरह नेचर का कुछ है हम्म, जी। कि उस गर्ल को ये नहीं पता कि वो किस मोमेंट तक सेफ है। हम्म, वहाँ एडवांसेस ऑलरेडी हो चुके हैं बाय अदर जो मेल मेंबर्स हैं फैमिली के उनके थ्रू। जी, जी। और एक मोमेंट आता ऐसा आता है कि आपको लगता है अब और नहीं, हम्म, तो क्या हम लोगों के पास कुछ एवेन्यूज हैं जहां हम उस अब और नहीं के मोमेंट पे आपके या मेरे पास या और किसी के पास फोन आता है तो हम उनको इमीडिएट शेल्टर दे पाए? क्योंकि देखिए रेंटल मिलना और ये जरूरी नहीं कि उनके फाइनेंशियल इतनी वायबिलिटी हो कि वो रेंटल पे चले जाएं, और रेंटल आसानी से मिलते भी नहीं होते। और जी, जी, जी। महिला अकेली ना हो, उनके पास बच्चे भी हो, एक या दो या जितने भी बच्चे उनके हों, तो क्या वे आउट है उस वक्त उसके लिए? जी। इसमें मैं आपको 2 केसेस से बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग एज़ लॉ के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन जो 2 केस मेरे सामने आए, उससे मुझे ये समझ में आया कि एज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब यदि बच्चा 18 साल से ऊपर का है और उसकी संभावनाएँ इस तरह की हैं, जहाँ पर वो अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहता, हम्म। वहाँ पर मेरे ख्याल से वो शेल्टर प्रोवाइड बिल्कुल किया जा सकता है, तुरंत किया जा सकता है। जैसे मैं अभी आपको एक केस बताती हूँ कि एक लड़की की ज़बरदस्ती शादी कर दी गई। हालाँकि उस लड़की ने अपने पेरेंट्स को पहले ही बताया था कि मैं लेस्बियन हूँ और मेरी शादी ना की जाए। लेकिन क्योंकि टिपिकल ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज़ होती हैं, नॉर्मली इस कॉन्सेप्ट को कोई फॉलो नहीं करता। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम शादी कर लो, धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा। उसने जाके अपने पति को भी बताया और पति ने भी कहा कि मेरी बहन की शादी होने तक रुक जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। लड़की ने 1 साल तक वेट किया, सिंस वो लड़की जो थी, क्योंकि वो एक एयरफोर्स ऑफिसर के साथ उसकी शादी हुई थी एंड वो हमेशा आउट स्टेशन पोस्टेड रहते थे। धीरे धीरे घर के लोगों ने, यानी ससुराल के लोगों ने उसके ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी, उसका आना जाना बंद करवा दिया। अब उसकी हालत ये हो गई कि ना तो वो अपने घर वापस जा सकती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स को पता होने के बावजूद वो कह रहे थे कि अब वापस मत आना, अब वही तुम्हारा घर है। और यहाँ पर उसको कैद कर लिया गया। तो एक दिन वो लड़की बिल्कुल घर से निकली किसी तरह और वो भागते-भागते उन्होंने एक एनजीओ को संपर्क किया और वहाँ पर कहा गया कि उनको तुरंत एक रेज़िडेंशियल जो उनका कहना चाहिए कि रिहैबिलिटेशन करके जो डॉक्यूमेंटेशन था, वहाँ पर उस लड़की को रख दिया गया और उसके ऊपर तुरंत लीगल कार्रवाई शुरू हो गई। पुलिस को बता दिया गया कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, इसके ऊपर कोई। अब आप ये समझिए कि एक 22 साल की लड़की, उसको ये अधिकार नहीं है कि वो अपने हिसाब से जी सके। मेरे पास, क्योंकि वो लड़की जिस एरिया से आई थी, उस एरिया के लोग मुझे जानते थे और जिस एनजीओ ने उसे सहारा दिया था, वो भी मेरे जानकार थे। उन लोगों ने मेरे ऊपर बहुत प्रेशर डालने की कोशिश की कि जाति का वास्ता देकर, कैन यू इमेजिन, जाति का वास्ता देके देन हिंदू मुस्लिम का वास्ता देकर ऐसे बहुत सारे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की। वो मुझे कहने लगे कि यू हैव टू सपोर्ट अस। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, मैं पहले ह्यूमन बीइंग हूँ, जातियां सब बाद में आती हैं। हम्म। और मेरा अपना ये मानना है कि जब लड़की ने आपको स्वेच्छा से सारी चीजें बताई, तो ये आपकी गलती है कि आपने उसकी फिर भी जबरदस्ती शादी की। क्या शादी इतनी इंपॉर्टेंट थी? आज वो लड़की अपने माँ-बाप से भी मिलना नहीं चाहती है, जो उसने लिखित रूप में कोर्ट में भी सबमिट किया है, पुलिस थाने में भी सबमिट किया है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई भी ताकत उसको जबरदस्ती करके उसके पेरेंट या ससुराल में भेज सकती है। अब हम्म। प्लीज उसको जीने दो, तुम भी शांत हो जाओ और उस लड़की को भी जीने दो। 3 दिन तक ये ड्रामा चलता रहा। फाइनली जब कोर्ट का ऑर्डर आया, जिन संस्था ने इस केस को लिया था, उनका बहुत अच्छा इसके ऊपर रहा कि उन्होंने जल्दी जल्दी इसकी हियरिंग कराई। और जब कोर्ट का वर्डिक्ट आया तो वो उस लड़की के फेवर में आया कि इससे, अगर वो चाहती है कि वो किसी से नहीं मिलना चाहती, कि कुछ दिन अकेले रहना चाहती है, तो उसकी इच्छाओं का सम्मान करा जाए और उसको अकेले रहना दिया जाए। और अगर उसके उसके साथ कोई जबरदस्ती की जाएगी तो उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई की जाएगी। उस लड़की को पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया गया। ये हम्म। तो वो केस हुआ जहां पर हम उस लड़की की मदद कर पाए, क्योंकि वो बालिग लड़की थी।
जो दूसरा केस मेरे सामने अभी कल ही आया, कल 2 दिन पहले आया, उसमें एक 9 साल का बच्चा घर से भागता है और एक मेरी ही टीम के एक मेंबर के घर में उसको लेकर आया जाता है, जो लोगों ने देखा कि ये बच्चा कुछ घर से भाग रहा है। तो पता चला कि उस बच्चे की स्टेप मदर उसे बहुत मारती है, पिताजी भी मारते हैं, और वो बच्चा बार-बार रोते-रोते यही कह रहा था कि मुझे अपने घर वापस नहीं जाना। अब यहाँ पे जब उस केस को परस्यू किया गया, मैंने उस महिला को कहा, अपनी साथी को कहा कि पहले तो तुम तुरंत पुलिस में एक ईसीआर एनसीआर कराओ। एनसीआर ही होती है शायद, इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट होती है, उसको एनसीआर कहते हैं। तो मैंने कहा पहले तो आप तुरंत जाके वहां पर ये एनसीआर कराओ और उनको इन्फॉर्म करो कि ये बच्चा इस तरह से मेरे पास आया है और हम इसकी मदद करना चाहते हैं, कहीं आपके ऊपर कोई केस ना हो जाए। उसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन में हमने कॉल करवाई, चाइल्ड हेल्पलाइन वालों को बताया, लेकिन यहाँ पर सारे स्टेटमेंट्स हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन बच्चे की उम्र इतनी कम है कि उसको निर्मल छाया जैसी जगहों पे भी भेजने में थोड़ा सा हम लोगों को डर लगता है, क्योंकि हम लोग भी श्योर नहीं होते कि वहां पे बच्चे के साथ क्या ट्रीटमेंट होगा। अब बच्चे की 9 साल की उम्र के बच्चे की जो स्टेटमेंट है, उस पे कोर्ट कितना संज्ञान लेती है, या कोर्ट उस स्टेटमेंट को मानती है। 9 साल के बच्चे की, बच्चा कहता है अगर मुझे नाना नानी के साथ रहना है, तो कोर्ट का इसके ऊपर क्या वो होता है, वो स्टैंड मुझे अभी तक उसके बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो उस 9 साल के बच्चे का अभी तो वो पेरेंट्स के पास वापस भेज दिया गया है। तो ये एक थोड़ी सी हमारे लिए बड़ी दुविधा होती है, जहाँ पे बच्चा बालिग नहीं होता और उसके पास दूसरा कोई अकोमोडेशन नहीं है। नहीं, वो तो और मैं तीसरा, क्लियर कर देती हूँ कि चाइल्ड इंटरेस्ट एंड विश इज पैरामाउंट फॉर एनी कोर्ट एंड एनी इंस्टीट्यूशन। तो अगर बच्चा अपनी बालिग है तो उसकी अपनी ओपिनियन है ही, और अगर बालिग नहीं है तो भी हिज और हर चॉइस has to be given that is the paramount consideration for the courts. तो अगर बच्चा एक्सप्रेस करता है और कोर्ट उसको एसेस करने की कोशिश करती है कि बच्चा फ्री विल से बोल रहा है। कई बार क्या होता है कि एक ये हो सकता है क्लेम कि ट्यूटर्ड है, और जो फैक्ट्स आप बता रहे हो उसमें ट्यूटरिंग की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ट्यूटरिंग की पॉसिबिलिटी वहां तो जाएगी जब हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट चल रहा है, वाइफ के संग बच्चा रह रहा है, हस्बैंड कस्टडी क्लेम कर रहा है, हस्बैंड में से कि the child is tutored because he is living with the mother, but otherwise still कोर्ट हमेशा चाइल्ड की विश को कंसीडर करती है। दैट इंटरेस्ट इज ऑलवेज अ पैरामाउंट कंसीडरेशन, मतलब वो अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण होता है, बच्चा क्या चाहता है वो इम्पोर्टेंट होता है। मेरा क्वेश्चन कुछ और है, बट मैं ये पूछ रही हूँ कि ये तो हो गया बच्चों से रिलेटेड एस्पेक्ट कि जब आपके पास बच्चा आया और आपने उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उसको एड्रेस करा, और एक आपने पहले लड़की का बता दिया कि वो बालिग थी, उनके अपना एक व्यू था और उसको कोर्ट ने हेल्प किया। यहाँ पर घरेलू हिंसा वाली बात पे मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि घरेलू हिंसा से कुछ सफर है लड़की, वाइफ, मदर, कोई भी हो सकता है, कोई भी वुमेन, पर मैं बात कर रही हूँ कि अगर एक कोई लेडी है जो कि पीड़ित है घरेलू हिंसा की, और 16 साल की मैरिज है, और उनको ये लगता है कि अब बहुत हुआ, आज के बाद नहीं, या इस वक्त नहीं, किसी एक मोमेंट पे, मान लीजिए दिन के अभी 5:30 बजे और 5:30 बजे आपके मेरे पास फोन आ जाए कि देखिए अब मैं उस घर में और नहीं रह सकती और मेरे पास जाने का कोई ठिकाना नहीं। तो क्या हम, अगर हम दिल्ली इटसेल्फ की ही बात करें, तो क्या आपकी इंस्टेंटली आपकी निगाह में वो अरेंजमेंट्स हैं कि भाई हाँ हम लोग कर सकते हैं, या ये चीजें ऐसी हैं जो हमको सरकार के संग रखनी, क्योंकि ये तो हमको पता ही है कि विमेन शेल्टर होम्स हैं, तो इस तरह के इंस्टेंसेस में अगर आपके पास कोई फोन करे या मेरे पास कोई फोन करे और लोग ये जानना चाहें कि भाई मैं जरूरत में हूँ और मुझे इस वक्त मदद चाहिए, क्या वो मदद अवेलेबल करा सकते हैं हम उस मोमेंट पे? क्योंकि अगर उसको घर से निकलना उस वक्त जरूरी लग रहा है, चाहे मान लीजिए फिजिकल टॉर्चर हुआ उसके ऊपर, या असॉल्ट हुआ हो, या उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट की उसको पॉसिबिलिटी लग रही है, या किसी ने अटेम्प्ट कर ली है, उसको सेफ नहीं लगता वहां पर रहना, और उसके पास कोई भी तरीका नहीं है, उसके पास फाइनेंशियल हेल्प नहीं है कि वो अपने लिए कोई होटल रूम ले ले या फिर और कोई सुविधा कर ले, एंड शी इज लुकिंग फॉर हेल्प, हम लोगों के पास है, मतलब उस वक्त कोई सॉल्यूशन है हम लोगों के पास कि हम इमीडिएटली प्रोवाइड कर पाए सरकारी तौर पर?
जी, देखिए इसमें हेल्प के लिए जैसे महिला पंचायत को वो लोग करते हैं, लेकिन जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि महिला इस वक़्त घर में नहीं रहना चाहती। हाँ, तो तुरंत के तुरंत हर हर एरियाज़ में एक रैन बसेरा होता है जो डेडिकेटेडली फॉर वुमेन्स होता है। हाँ, तो महिला इमीडिएटली रैन बसेरों में जा सकती है, नियर बाय में कोई वुमेन शेल्टर होम्स हैं, वहाँ पर जा सकती है, ठीक है? और साथ-साथ में मुझे लगता है कि अगर केवल रैन बसेरे में जा रही है रहने के लिए, जैसे मेरे एरिया में एक महिलाओं का रैन बसेरा है और वहाँ पर कभी भी कोई महिला इस तरह की होती है, तो आपको 2-4 महिलाएँ दिख ही जाएँगी। अब इसमें 2 चीज़ें हैं कि केवल क्या वो उसी रात के लिए परेशान होके जा रही है या वो अब लॉन्ग टर्म छुट्टी चाहती है उस तरह के माहौल से? मान लीजिए मैंने तय कर लिया मुझे निकलना है, पर मुझे इंस्टेंट तो सॉल्यूशन चाहिए ना, मैं मतलब हुँ, एक बार मुझे छत मिल जाए, उसके बाद हुँ। मैं कुछ फाइनल सॉल्यूशन ढूँढूँ। पर श्योर जो गवर्नमेंट अरेंजमेंट होगा वो हमेशा के लिए तो नहीं होगा। वो हाँ, एक लेकिन रैन इमीडिएट बसेरे में ऐसे मेजर की बात है कि क्या गवर्नमेंट लेवल पे इमीडिएट मेजर है, अगर नहीं है तो फिर श्योर हम लोग को फिर उस एंगल पे, बट अगर कोई हाँ, इस तरह से अप्रोच करता है, तो हुँ। क्या हम लोग उनको सॉल्यूशन दे पाते हैं अभी? क्या हमारे पास कुछ इस तरह का है कि हम कह सकते हैं जी, अच्छा जी, ठीक है हम बिल्कुल। यहाँ बात कर लेते हैं, आप जाइए? जी, जी, जी। ये बिल्कुल है शोभा जी, दिल्ली सरकार की तरफ से जैसे मैंने जिन रैन बसेरों की बात कही, ये रैन बसेरे बनाए ही इसलिए गए हैं कि अगर वुमेन इन डिस्ट्रेस इमीडिएट कुछ चाहती है तो वो उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 2 दिन रह सकते हो, 10 दिन रह सकते हो या महीना रह सकते हो, उसमें नंबर ऑफ डेज़ आप रह सकते हो। हुँ, बिना कोई पेमेंट किए और आपके खाने का ध्यान रैन बसेरे की जिम्मेदारी होती है क्योंकि वहां पर कोई ना कोई एनजीओ उसे देख रही होती है तो वो केवल रिकॉर्ड मेंटेन करती है और उस चीज के लिए उसको सरकार की तरफ से जो भी मानदेय है वो दिया जाता है तो रैन बसेरे में जब एक बार महिला आ गई और साथ साथ में महिला पंचायत इंट्रोड्यूस हो गई तो उसको टाइम मिल जाता है ये सोचने के लिए कि मुझे अब आगे क्या स्टेप उठाना है और फिर उसके बाद वो प्रक्रिया शुरू होती है जहाँ पे उसकी काउंसलिंग या उसके हस्बैंड की काउंसलिंग स्टार्ट हम लोग करें या फिर कोई लीगल एक्शन के लिए इनिशिएट करें क्योंकि सही निर्णय लेने के लिए मेरा भी मानना यह है कि आदमी का शांत दिमाग होना बहुत जरूरी है नॉर्मल केसेस में जो देखा जाता है कि आज तो महिला पिटी है तो इसलिए उसने अप्रोच किया और उसके हस्बैंड की भी पिटाई हो गई तो वो शांत हो गई लेकिन जब आप उसको कहो कि ऐसे कब तक मार खाती रहोगी बहुत हो गया तो वो कहती है नहीं मुझे रहना तो इसी के साथ है वहां पे वो बैकआउट कर जाती है मैक्सिमम केसेस में जो भी महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने से हमेशा डरती हैं कि मुझे लीगलिटीज में नहीं जाना क्योंकि पति माफी मांग लेता है जहां पति ने एक बार माफी मांग ली महिला पंचायतों के सामने या पुलिस स्टेशन में वहां पे महिला कहती है कि ठीक है मेरा पति आज माफी मांग लिया अब मैं ठीक है कुछ दिन सही निकले और फिर से वो कहानी शुरू हो जाती है तो हम महिलाओं को यही कहते हैं जो इस तरह के केसेस आते हैं कि आप कुछ दिन अलग रहिए अगर आप मैनेज कर सकते तो ठीक है नहीं तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहिए थोड़ा दिमाग आपका डाइवर्ट होगा अगर वहां भी नहीं जाना चाहती हो तो आप रैन बसेरे जो महिलाओं के लिए हैं केवल वहां पर जाइए या कोई और शेल्टर होम्स में जाइए और वहां पे ठंडे दिमाग से सोचिए कि अब आप अपनी लाइफ को आगे कैसे लेना चाहते हो क्योंकि एक बार आपने यदि तलाक का सोच लिया डिवोर्स का सोच लिया तो फिर आप पीछे कदम नहीं बढ़ाओगे क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया में एक एनर्जी लगती है लोग इन्वॉल्व होते हैं और आधे रास्ते में आप फिर से कहो कि नहीं मुझे तो वापस जाना है आई ड्रॉप द आइडिया तो ये उन सारे लोग जो वॉलंटियर लेवल पे काम कर रहे होते हैं देखिए उनका भी समय भी बर्बाद हो जाता है उनकी एनर्जीज उनका जितना काम होता है सारा बेकार हो जाता है तो इसीलिए हम महिला को कहते हैं कि जब आपने डिसाइड कर लिया तो इसके ये कॉम्प्लिकेशंस होंगे बाद में तो क्या आप उसके लिए तैयार हो तो जब तक वो महिला नहीं कहती कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ तब तक फिर आगे उसकी परमिशन के बगैर तो केस भी नहीं चल सकता है तो इसीलिए 3 बार काउंसलिंग का प्रावधान रखा गया है कि भैया आप हर लेवल पे अलग अलग काउंसलर्स के थ्रू आप अपनी काउंसलिंग करवाइए मैरिज काउंसलिंग कराइए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करवाइए तो ये स्टेप हैं सॉरी आप बोल रहे हैं, आप बोलिए। नहीं नहीं बस मेरा हो गया कि जो आपने कहा था कि इमीडिएट रिलीफ जो रहने के पर्पज से है वो भी है अवेलेबल और दिल्ली में तो बहुत जगह हैं हर जगह पर है उसकी पूरी लिस्ट वेबसाइट पर है यदि किसी महिला को चाहिए वो लिस्ट तो वो प्रोवाइड की जा सकती है कि कहाँ कहाँ पे रैन बसेरे हैं इसके अलावा बहुत सारी एनजीओज भी हैं जो इस तरह की महिलाओं को जो तुरंत रिलीफ देने का काम करती हैं अपने यहाँ पे शेल्टर देके वो भी हम लोग मैं भी कोशिश करूंगी कि उनकी भी एक लिस्टिंग कर ली जाए कई बार क्या होता है ये लिस्ट इसीलिए ओपनली शायद नहीं होती हुँ, क्योंकि ये देखने में आता है कि जैसे ही औरत गई
उस शेल्टर होम में, पीछे से बहुत सारे उनके घर के लोग आके वहां दंगा करने लगते हैं कि वापस करो, ये करो, वो करो। तो लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वो सारे शेल्टर होम की एक लिस्ट बना के हम सर्कुलेट करें, आपस में एक्सचेंज करें, ताकि किसी को मदद चाहिए तो एटलीस्ट वो वहां जाकर मदद ले सके। ये क्या ये पॉसिबल है कि ये लिस्ट का बनाकर इसका लिंक हम लोग को शेयर कर लें इसी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे, जब आपका ये सेशन हम लोग अपलोड करेंगे उसमें साथ में डिटेलिंग में, और बिल्कुल। शेल्टर होम्स का भी और एट द सेम टाइम रैन बसेरा का भी। जी जी जी, ठीक है। अच्छा, मैं ये पूछ रही हूँ, आप जो महिला पंचायत बोल रहे हैं ये क्या है? क्योंकि ये मैंने नहीं सुना, ये मेरे लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट है। महिला पंचायत आप जो बोल रहे हैं। जी, तो महिला पंचायत दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की तरफ से, और ये पूरे मेरे ख्याल से पूरे भारत में ही महिला पंचायत का कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह से पुरुष लोग पंचायतों में जाके अपनी समस्याओं को रखते हैं और उनका समाधान निकालते हैं, तो क्यों ना ये कॉन्सेप्ट 4-5 साल पहले जब मैंने भी इसके बारे में सुना तो आई वाज इक्वली वंडरिंग कि महिला पंचायत कभी नहीं सुना, महिलाओं को कब से इतने पावरफुल मोड पे रखने की कवायद शुरू हुई, कौन है वो लोग जो इतनी एम्पावर्डनेस दे रहे हैं महिलाओं को। तो तब ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जैसे पुरुष लोग अपनी पंचायतों में अपनी समस्याओं के समाधानों को ढूंढते हैं और अपने साथियों को कहते हैं कि भैया मैं इस तरह के प्रॉब्लम एरिया में हूँ, मेरी मदद कीजिए, तो क्यों नहीं महिलाओं के लिए भी एक महिला पंचायत का कॉन्सेप्ट किया जाए। तो डीसीडब्ल्यू ने विधानसभा में 2-2, 3-3 महिला पंचायत सेंटर्स खोले हुए हैं। वहां पे उनके डेप्यूटेशन वाले ऑफिसर्स होते हैं, महिलाएं होती हैं जो उसी कम्युनिटी से होती हैं। उनको लीगल ट्रेनिंग दी जाती है कुछ चीजों की, उनके नाम जो है वो लोकल थानों में रजिस्टर्ड होते हैं कि ये महिलाएं जो हैं वो आपके पास आएंगी किसी भी महिला रिलेटेड, डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड परेशानी को लेकर। तो इन महिलाओं के पास काफी सारे अधिकार होते हैं, इसीलिए ये, क्योंकि जो महिला इस वक्त परेशानी में है, कोशिश की जाती है कि ये नियरेस्ट में इसको समाधान मिल जाए, क्योंकि महिला इतनी परेशान होती है, वो इतना दूर ट्रैवलिंग करके मेन ब्रांच तक नहीं जा सकती, तो क्यों नहीं समाधानों को उनके घरों के पास तक लेकर जाया जाए। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जो पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि इस वक्त काफी सारी महिला पंचायतें, बहुत सारी एनजीओज उसमें काम कर रही हैं और लगातार काम कर रही हैं, और काफी काफी केसेस उन्होंने सॉर्ट आउट करे भी हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग, महिलाओं को ये पता हो कि हमारे आसपास में कौन सी महिला पंचायत है, कौन लोग हैं वहां पे काम कर रहे हैं, उनके फोन नंबर क्या हैं और क्या हम उनको कब कांटेक्ट कर तो हम ये लिस्ट भी अपलोड कर रहे हैं। सकते हैं। जी जी अच्छा, जी, बिल्कुल, डेफिनेटली मैं बिल्कुल दे कुछ दूंगी। कैसे कर सकते हैं महिला पंचायत को? मतलब मान इनका लीजिए वंश मैं एक पर्सन ए हूँ जिसको कुछ समस्याएं हैं और मैं द्वारका में रहती हूँ, तो मैं अप्रोच कैसे करूंगी महिला पंचायत को? महिला पंचायत को अप्रोच करने का तरीका होता है कि एक तो जैसे पुलिस का नंबर होता है 100 नंबर, एक तो वैसा है, इसी तरह महिला पंचायत का भी, इनका लोकल वुमेन्स ग्रीवियंस सेल का भी एक हेल्पलाइन सिंगल नंबर नंबर है। होता है। हाँ, जहां से ये केस फॉरवर्ड होके नियरेस्ट महिला पंचायत के पास चला जाता है। हम्म। हालांकि डीसीडब्ल्यू की जो दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन है, इनकी वेबसाइट पे सारी महिला पंचायतों के एड्रेस, वहां के कांटेक्ट पर्सन का नाम और फोन नंबर, ये सभी मौजूद है। और सब लोगों को ये पता होता है कि कितने कितने दूरी पे हमारी महिला पंचायत पे, इवन अगर कोई एनजीओ इसमें इंटरेस्टेड है, दे कैन ऑल्सो अप्लाई टू डीसीडब्ल्यू कि हम महिला पंचायत का काम देखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो हमें इंगेज कीजिए। तो वो रेगुलर इंगेजमेंट भी चलती जाती है। और महिला पंचायत केवल यही काम नहीं करती कि केवल जब डिस्ट्रेस में आए, इसके अलावा लीगल अवेयरनेस के कैंप्स वो बार बार लगाती रहती है, आसपास की महिलाओं के साथ होम विजिट्स भी करती है ताकि पता भी चलता रहे। कई बार महिलाएं बताती नहीं है कि घर में हो क्या रहा है, तो ये उससे हमें पता भी चलता है। और ये ज्यादातर कम्युनिटीज में ही खोली जाती हैं जहां पर संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं डोमेस्टिक वायलेंस की। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि इस महिला पंचायत में जो लोकल कम्युनिटी वाली लेडीज हैं वो रेगुलर विजिट भी करती हैं, इसी वजह से कि हमें लीगल ज्ञान भी होता रहे कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं और उन अधिकारों का हमें कब कब इस्तेमाल करना है, सही तरीका क्या है। ये काफी इंफॉर्मेटिव है सेशन। आपसे बात करने से मुझे भी काफी चीजें क्लियर हो रही हैं और सुनने वालों को भी काफी फायदा रहेगा।
ये महिला पंचायत वाला बड़ा अच्छा। महिला पंचायत में नॉर्मली ये किस तरह का है कि दे कैन प्ले अ रोल इन किस तरह से सॉल्व कर पाते हैं, जितना गाइडेंस दे सकते हैं, जितना अप्रोच कर सकते होंगे वेरियस एजेंसीज को, हम्म। पुटिंग थिंग्स टुगेदर महिला वाला कंसेप्ट होगा। जी, महिला पंचायत को आप ऐसे ले सकते हैं कि ये डीसीडब्ल्यू का एक्सटेंडेड काउंटर है, हम्म। जो कि 24/7 काम करता है और सिंगल नंबर से ऑपरेटेड है। उसके बाद जब ये केस फॉरवर्ड होता है, तो महिला पंचायत में जो काम करने वाली महिलाएं हैं, जो मैंने बताया कि जिनको ऑलरेडी एक ट्रेनिंग मिली हुई होती है कि जब आपके पास ये केस आए तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो उनके ऊपर फिर ये डालसा से कनेक्टेड होते हैं, दिल्ली लीगल स्टेट सर्विसेज। ओके। अब क्योंकि महिला जो गरीब है उसके वो लॉयर नहीं अफोर्ड कर सकती, हाँ। तो महिला पंचायत, अगर वो महिला कहती है कि अब मुझे आगे लीगल कार्रवाई करनी है, तो ये महिला पंचायत की महिलाएं काउंसलिंग के बाद उन्हें डालसा के द्वारा एक लॉयर प्रदान करती हैं, जो लॉयर इनका केस आगे परस्यू करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये नहीं लगता कि इसमें काफी प्रोपोगेट होना चाहिए महिला पंचायत, कुछ एडवर्टीजमेंट होने चाहिए गवर्नमेंट के, और ये काफी लोगों को पता चलना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल मैम, ये बिल्कुल पता चलना चाहिए और आपके और मेरे द्वारा हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि भैया ये लिस्ट है और यहाँ पे ये महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं और इनसे संपर्क कीजिए यदि आपके साथ कुछ होता है या आपके अगल बगल में कुछ होता है तो। हाँ, एक एज आप डीसीडब्ल्यू से क्योंकि कनेक्टेड है, मेरा एक और इशू है कि जिस तरह से पीछे मैंने शायद आपको मेंशन भी किया कॉन्वर्सेशन के बीच में भी, कि जैसे जब दिल्ली गवर्नमेंट ये चाहे, हम दिल्ली पे बात कर लेते हैं इसको क्योंकि आप दिल्ली में कर सकते हैं कुछ काम सीधा सीधा, जी कि जब जैसे पीछे पोल्यूशन को डील करना था तो दिल्ली गवर्नमेंट केम आउट विद द स्लोगन बत्ती ऑन गड्डी ऑफ, ऐसा कुछ करके। हाँ जी 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 और वो बहुत जगह जगह बैनर्स लग गए थे और वो काफी उसका पब्लिसिटी भी हुई, मीडिया ने भी कवर किया और वो सबको पता चल गया सेम डे या उससे पहले ही जब से वो शुरू होना था, चाहे वो ऑन एंड ऑफ वाला था ऑड इवन डेज वाला, उसको प्रोपोगेट जी किया। क्या इस किस्म की कुछ चीजें ज्यादा हाईलाइट करके विमेन एरियाज, क्राइम अगेंस्ट विमेन इश्यूज पे भी करी जा सकती है ना, कि जहाँ पर बड़े बड़े बैनर्स लगाकर विज्ञापन के थ्रू, छोटे छोटे 1 मिनट या 50 सेकेंड 30 सेकेंड्स वाले विज्ञापन के थ्रू लोगों को अवेयर करा जाए कि महिलाओं का सम्मान करना जरूरी है, उनके संग आप जो सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन होता है या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, ये सब गलत है, या फिर रेप नहीं करना है, या इस तरह के, और रेप इतना सीरियस क्राइम है, इसका पनिशमेंट इतना सीरियस है, और या फिर महिलाएं आवाज उठाएं, इस तरह के ऐसा कुछ कवायद भी करी जा सकती है डीसीडब्ल्यू के कुछ इनिशिएटिव से, मे बी डीसीडब्ल्यू और दिल्ली गवर्नमेंट के कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव से, कि आपकी पूरी दिल्ली में, क्योंकि जब कोई एक स्टेट करती है या एक सिटी करती है तो वो प्रोपोगेट होकर आइडिया ऑल ओवर कंट्री में जा सकता है जी 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 कि इस किस्म का, क्योंकि हम महिलाओं से रिलेटेड इश्यूज पे जब कोई क्राइम हो जाता है उस पर तो बहुत शोर मचा लेते हैं, मतलब एज अ कंट्री बात कर रही हूँ मैं, जी पर हम प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेते। जी प्रिवेंटिव मेजर्स जो परपिट्रेटर है उनको रोकने के लिए, उनको बताने के लिए, तो बहुत सारे लोग होते होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि कितना सख्त कानून है रेप में, और कितना ये कि भाई इसका 15-20 दिन में ट्रायल खत्म हो सकता है, और आप कितना सीरियस क्राइम है, या फिर इस तरह की कुछ चीजें जो कि प्रोपोगेट हो सकती हो, जैसे हम बचपन से सिखाते हैं ना कि चोरी मत करिए, झूठ मत बोलिए, तो इतना प्रोपोगेट करने वाले विज्ञापन के थ्रू या किसी और तरीके से आपका क्या राय है, ऐसा कुछ करा जा सकता है, कुछ इनिशिएटिव लिया जी जा सकता बिल्कुल, जी 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 शोभा जी, बिल्कुल किया जा सकता है। और सबसे पहले तो हमें अपनी महिलाओं को ये भी पहले सिखाने की जरूरत है, बिफोर वी आर हैंडिंग ओवर आवर हेल्थ, कि आप बोलना सीखिए, क्योंकि आप है? हाँ। बोलोगे नहीं किसी भी ऐसी सिचुएशन के अगेंस्ट में जो आपको अप्रिय लगती है, तो पहले तो आवाज उठाना सीखिए।
मुझे याद है कि द्वारका की सड़कों पे सरेआम 12 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटना करने वाला जो व्यक्ति था, जिसके ऊपर अभी केस चल रहा है और वो तिहाड़ में बंद है, 12 में से केवल एक लड़की ने अपनी वीडियो बना के डाली थी, जिसको सब लोगों ने नोटिस किया और फिर उसे सीरियसली फॉलो अप किया और उसको जेल तक पहुंचाया। हालांकि केस अभी चल रहा है, लेकिन आवाज उठाना इम्पोर्टेंट है। और जो दूसरा आपका सुझाव है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन थोड़ा सा सर्कुलेट मोड पे हो, वेरी इंपॉर्टेंट, सबके पास होगी तभी लोग आसपास में शेयर कर पाएंगे। मतलब लोगों को समझाना है कि इंफॉर्मेशन को अपने तक सीमित मत रखिए। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आई है तो अपने लोकल ग्रुप्स के द्वारा आगे भी उसको स्प्रेड कीजिए। तो बिल्कुल जो आपने दो होमवर्क मुझे दिए हैं कि एक तो रैन बसेरों की लिस्ट और ऐसी महिला पंचायतों की लिस्ट, और तीसरा ऐसे भी शेल्टर होम्स जो महिलाओं को तुरंत, यानी कि जो एनजीओज हैं जो महिलाओं को हेल्प कर पाए, ये लिस्ट, ये 3 लिस्टों को हम लोग भी अपने लेवल पे सर्कुलेट करेंगे। और मैं बिल्कुल डीसीडब्ल्यू की टीम से भी बोलूंगी कि अगर वो कुछ इस तरह के एड्स निकाल के सर्कुलेट कर पाए, जैसे हम एजुकेशन लोन में या टीचिंग उसमें करते हैं कि भैया दीज आर द इंस्टीट्यूट्स जहां पर आप जा सकते हैं फ्री कोचिंग के लिए, तो ये बिल्कुल बहुत निकलना जरूरी है, क्योंकि ये पब्लिक अवेयरनेस की बात है और पब्लिक तक जानी तभी उसका फायदा मिल पाएगा जब वो पब्लिक के पास पहुंचेगा। तो इंफॉर्मेशन सारी हैंडी करने के लिए मैं डीसीडब्ल्यू को बोलूंगी जरूर। जी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कुछ इस विषय में कुछ करें। ये बड़े अमेजिंग काम हो जाएंगे और ऑनेस्टली मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली बात करके। सेशन इतना अच्छा चल रहा है कि खत्म होने का मन ही नहीं कर रहा, बट एवरी गुड थिंग हैज टू कम टू एन एंड। हम दोबारा करेंगे आपके संग सेशन जब भी आप टाइम निकाल पाओगे, एंड आई एम मोर देन श्योर कि लोगों को बहुत बहुत फायदा होगा आपको सुनने से। थैंक यू सो मच आप आज आए और इतना इंफॉर्मेटिव सेशन ये रहा। बड़ा कंस्ट्रक्टिव सेशन है क्योंकि इतनी जानकारियां मिली, आपसे सीधा सीधा लोग संपर्क कर सकते हैं। और मैं अभी भी बोल रही हूँ सेशन के थ्रू भी कि माधुरी जी का नंबर DWI के व्हाट्सएप ग्रुप पे है, अगर किसी को जरूरत होगी तो उनसे बात करके और संपर्क करें, बहुत हेल्पफुल हैं और हम एक दूसरे की हेल्प करते रहेंगे, उसी से काम चलता रहेगा। और इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना भी जरूरी है बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच माधुरी जी, आई रियली एंजॉयड पर्सनली द सेशन एंड आई एम सो थैंकफुल आप आए और आपने इतनी इन्फॉर्मेशन सबके संग शेयर करी। थैंक यू शोभा जी, थैंक्स अ लॉट कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। और मैं बिल्कुल ये दिल से मानती हूँ कि डायलॉग इनिशिएशन बहुत जरूरी है और विस्तार वर्ड जो है, विस्तार होना बहुत जरूरी है। विस्तार होना यानी कि महिलाओं की इंफॉर्मेशन का, कि एक महिला को जो इंफॉर्मेशन हो वो दुनिया की आखिरी महिला तक भी वो इंफॉर्मेशन हो। तो विस्तार करते हैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आपके साथ जुड़ के बहुत सारी और भी जानकारियां हैं जो मेरी भी ज्ञान वृद्धि हो रही है धीरे धीरे। एंड डेफिनेटली मिलकर हम लोग कुछ तो अच्छा करेंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम।